Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by Comsats Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Dear students, hoping you are doing well and you are also understanding. In the previous lecture, we discussed about power and its concept. Before we move to the next lecture, let's have a review of the previous lecture. So in our previous lecture, we defined and explained the concept of power, and we discussed power as the capacity to impose one's will on others by reliance on effective sanctions in case of non-compliance. Power वो ability है जिससे आप दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा सकें, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी ख्वाहिशात हो, उनके मुताबिक किसी औरों से जो काम लें, तो ये आप सिर्फ और सिर्फ पावर की वजह से ही कर सकते हैं। तो पावर वो एबिलिटी है जिससे आप ये सब कुछ मुमकिन बना सकते हैं। उसके बाद हमने नेशनल पावर डिफाइन किया और इसको एक्सप्लेन किया। नेशनल पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ स्टेट to control the behavior of other nations in accordance with one's own will. किसी दूसरी कौम को, किसी दूसरी रियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मफाद के मुताबिक उनको कंट्रोल करना, उनको मुतासिर करना, this is what we mean by national power. And we also discussed that this national power is a mean as well as an end in itself. ये एक ज़रिया भी है और ये का आखिरी हसूल भी है, स्टेट का एंड टारगेट भी है, जिसकी वजह से वो अपने जितने भी मकासद हैं, जितने भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। और फिर पावर अल्टीमेटली उसका टारगेट भी है ताकि उसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर बना सके। इसी के साथ हमने ये भी कहा कि द स्टेट यूजेस पावर टू गेट मोर पावर। जितनी आपके पास पावर होगी उसके बाद मज़ीद पावर आती रहेगी। दैट्स अ विशियस साइकिल, और ये इसी साइकिल के ज़रिए ही स्टेट अपनी पावर को मज़ीद बढ़ाता है। फिर हमने कुछ फीचर्स पावर के डिफ़ाइन किए, एक्सप्लेन किए, और हमने ये देखा कि नेशनल पावर इज़ रिलेटिव एज वेल एज डायनामिक। रिलेटिव से मतलब क्या है? रिलेटिव से मतलब ये है कि नेशनल पावर एक स्टेट की आप वैसे मेजर नहीं कर सकते, आप इसको अकेले में मेजर नहीं कर सकते। अगर आपने नेशनल पावर का अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगाना है तो आपने एक स्टेट की पावर को दूसरी स्टेट के साथ कंपेयर करना होगा। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव, विच मीन्स कि अगर सिर्फ एक स्टेट की पावर आप जानना चाहें तो वो डिफ़िकल्ट है। इसको समझने के लिए आपने दूसरी स्टेट के साथ इसको कंपेयर करना होगा, तो या तो उसकी पावर उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। मिसाल हमने ली थी इंडिया की कि इंडिया मे बी पावरफुल दैन नेपाल, बट इंडिया मे नॉट बी पावरफुल एज कंपेयर टू यूएस। तो यहाँ पे आपका एक कंपैरिजन आ रहा है जिससे हमारा मतलब रिलेटिव का होता है। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि पावर डायनामिक है, पावर स्टैटिक नहीं है, पावर जमूद नहीं है, पावर चेंज होती रहती है। ये वक्त के साथ, हालात के साथ चेंज होती रहती है। पिछले ज़माने की जो कदीम रियासतें थीं उसमें पावरफुल स्टेट्स मौजूद थीं, जिस तरह रोमन एम्पायर है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी पावर्स चेंज हुई एंड नाउ दे आर नॉट पावरफुल स्टेट्स। सो नए ज़रूरियात ने नए तकाज़ों का मुतालबा किया, और वक्त के साथ साथ इल्म और मालूमात की तब्दीली की वजह से भी स्टेट्स ने अपने पावर को बढ़ाई। इसी तरह नेशनल पावर मुख्तलिफ अवामिल की वजह से भी चेंज होती रहती हैं, तो लिहाजा पावर डायनामिक है, पावर कंटिन्यूस है, पावर चेंज होती रहती हैं। कल की एक रियासत जो मजबूत थी आज वो कमज़ोर रियासत हो सकती है और हालात उसको कमज़ोर बना सकते हैं। इसके बाद हमने
कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पावर डिफाइन किए और एक्सप्लेन किए, जिसमें कुछ जो पावर्स हैं वो ये हैं। नेशनल पावर आल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी एलिमेंट्स, जिसमें पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, नेशनल कैरेक्टर है, और इस तरह बहुत से फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें हमने पहले दो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर लिया था। हमने ये देखा कि पॉपुलेशन कैसे नेशनल पावर को इफ़ेक्ट कर सकती है। पॉपुलेशन में भी दो किस्म के कंसेप्ट हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो भी नुकसानदेह है, और अगर पॉपुलेशन कम हो तो भी मुल्क के लिए एक वीकनेस का ज़रिया है। ये डिपेंड करेगा उस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे और रिसोर्सेज पे। अगर पॉपुलेशन स्मॉलर हो लेकिन एजुकेटेड हो और मुल्क इतना बड़ा ना हो तो वो स्टेट अपने लोगों की हर नीड्स का बखूबी उसकी तकमील कर सकती है और लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। इसी तरह अगर पॉपुलेशन बड़ी हो लेकिन क्वालिटी उनकी पुअर हो तो जिनकी वजह से भी स्टेट वीकनेस का शिकार होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, बड़ी हो, और इसके मुकाबले में वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी भी ज़्यादा हो, लोगों में डिसिप्लिन हो, उनमें एक मोरल कैरेक्टर मौजूद हो, तो उसकी वजह से वो जो बड़ी पॉपुलेशन है वो एक ट्रेन मैन पावर में तब्दील हो सकती है और वो उस मुल्क के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रख सकती है। इसी तरह फिर हमने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी के हसूल की वजह से भी एक स्टेट पावरफुल हो सकती है एंड इट विल एक्वायर ग्रेटर नेशनल पावर। टेक्नोलॉजी में हमने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरह इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसमें एक कंट्री ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाती है और इंडस्ट्रीज मशीनरी में डेवलपमेंट करती है, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसकी वजह से भी वो कंट्री पावरफुल हो सकती है। इसी तरह अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी वो डेवलपमेंट करे, प्रोग्रेस करे और बेहतर तरीके से बेटर वेपन्स एंड बेटर आर्म्स वो कंट्री बनाती रहे, तो उसकी वजह से भी वो कंट्री नेशनल पावर अटेन कर सकती है। और इसी तरह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें रोड्स नेटवर्क्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, एयर ट्रैवल का एक ज़बरदस्त इंतज़ाम अगर वो कंट्री अपने लिए इस्टेब्लिश करती है, इसी तरह सेफ नेवल पैसेज वो इंश्योर करती है, तो उसकी वजह से भी वो कंट्री पावरफुल हो सकती है। तो ये था प्रीवियस लेक्चर का खुलासा। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ते हैं। द थर्ड एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर विच गिव्स इट्स स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या चीज़ें आती हैं? ज्योग्राफी में उस कंट्री का साइज, उसका जो एरिया है, इसी के साथ उसकी लोकेशन कि वो दुनिया के कौन से खित्ते पे मौजूद है, और इसी के साथ टोपोग्राफी जो उस कंट्री के साथ उसके क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस हैं। तो ये तीनों ज्योग्राफी में एक अहम रोल रखते हैं और उसकी वजह से वो स्टेट नेशनल पावर ईजिली अटेन कर सकती है। अब साइज और एरिया में क्या चीज़ें आती हैं? अगर किसी कंट्री का एरिया ज़्यादा हो तो दिस विल अकाउंट टू ग्रेटर पावर and therefore this can be used in many better aspects. वो कैसे? अगर किसी कंट्री का एरिया ज़्यादा हो, अगर उसका साइज ज़्यादा हो, if it is comprised of a larger area, so this will be a source of national power, because a larger area means more resources, and if it has more resources, it can easily defend itself by using its own resources, क्योंकि ज़्यादा एरिया की वजह से उसकी रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की रिसोर्सेज हों, बट स्टिल अ लार्जर एरिया कैन बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ
for a national population. How? Because a larger area can also bear large population and their needs. आपकी population अगर ज़्यादा भी हो जाए तो country का area ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा population उस area को occupy कर सकती है और उनको अपनी needs वहाँ से मिल सकती हैं. इसी के साथ ज़्यादा area की वजह से you may have or the state may have greater productions. And greater productions means more export because there is more area. More area, therefore, if it is effectively utilized, अगर उस एरिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक स्टेट अपनी दायरे इख्तियार में ले आए और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा आमदनी आएगी, and therefore it will give it more economic stability. We can give the examples of states which have larger population, जिसमें चाइना की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है. इसी के साथ यूएसए जिसका अगेन एरिया काफ़ी ज़्यादा है. इसी तरह रशिया है. सो ऑल दीज थ्री स्टेट्स आर हैविंग अ वेरी लार्ज एरिया एंड दे आर पावरफुल बिकॉज these countries are positively using their area for the benefits of its people, and therefore these states are emerging as a very powerful nations in the present century. इसी तरह इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, नीदरलैंड, ये यूरोप की स्मॉल स्टेट्स हैं. इनका एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 18th century में and 19th century में they were able to conquer large area of Asia and Africa. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बना दिए थे. ये जो कॉलोनीज़ थे जिनकी वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो दायरा कार है, वो वसी इलाके पे फैल गया क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया. And therefore these countries, although they were very small European powers, but because they have conquered larger areas in Asia and Africa, they emerged as a very powerful nations, as very powerful states, and therefore they were completely dominating the scene in 18th and 19th century. तो ये जो countries हैं, इनको power अपनी colonies की वजह से मिली क्योंकि they were covering a larger area. Similarly, if a state is larger, so it is difficult to conquer. आप खुद ही इसका मिसाल बना सकते हैं कि अगर एक स्टेट स्मॉलर हो तो उसके एनिमी कंट्री को उसको फतह करने में इतनी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी क्योंकि उसका एरिया कम है. तो वो कुछ सातों में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उस पूरे कंट्री पे कब्जा कर सकती है क्योंकि उसका एरिया कम है. सो देयरफॉर स्मॉलर स्टेट्स हैव दिस रिस्क दैट दे कैन बी इजीली कंकर्ड बाय अनदर स्टेट और देयर एनिमी स्टेट. इसके मुकाबले में अगर एक स्टेट का रकबा बहुत ज़्यादा हो, बहुत वसी हो, तो उसके मुकाबले में आप क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं? जी, ऐसा स्टेट कंकर करने में, फतह करने में बहुत दुश्वारी का सामना होगा. उसकी वजह यह है कि एक तो एनिमी आर्मी को टाइम लगेगा उस कंट्री को अबूर करते हुए क्योंकि कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने फास्ट भी नहीं हैं कि आप उस कंट्री को ईज़िली ट्रैवल कर सको या उसको फतह कर सको. और साथ में जगह जगह पे आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस, मुख्तलिफ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा. तो लिहाजा एक बड़े कंट्री को, एक बड़े लैंड को फतह करना, उसको उस पर कामयाबी हासिल करना डिफ़िकल्ट है. दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन रशिया. आपको पता है कि रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसी बड़े रकबे की वजह से रशिया ने काफ़ी एडवांटेज लिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, जिसमें एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि जो
स्टेट रशिया पे हमला कर रही है, the enemy state, so instead that it conquers the whole land of Russia, the larger area of Russia conquered the attackers. इसके बड़े एरिया ने, रशिया के बड़े इलाके ने, जो बाहर से कौम आई थी जिसने हमला किया था, उसी को निगल लिया, क्योंकि उसका एरिया इतना ज़्यादा था कि उसको अबूर करते करते वो जो फौजें बाहर से आई थी वो तक गई. They were tired. They were not able to maintain their energy and to fight with the people in Russia, and therefore they were easily swallowed. They were easily conquered by the Russians. और साथ में जो रशिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है कि उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेदर्स हैं, तो उस एक्सट्रीम वेदर की वजह से भी जो बाहर से स्टेट्स ने हमले किए थे, so they were not able to conquer Russia, and it was an advantage. Napoleon and Hitler failed in Russia because of its larger area. This is how it were defeated during the World War I and World War II by Russia. Similarly, the Japan were unsuccessful in China because again China has a very larger area. It has a very vast land, and therefore Japanese forces were not able to conquer China in 1937. So we came to know that, and we understand that a larger area is an asset. ये एक मुल्क के लिए अजीम असासा है. जियोग्राफी में दूसरा फैक्टर इसकी लोकेशन है. एक स्टेट की वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेशन है? क्या वो इक्वेटर पे मौजूद है? क्या वो टेम्परेट जोन में मौजूद है? क्या वो फ्रिजिड जोन में, जो दुनिया के सरतरीन इलाके हैं, क्या एक स्टेट वहाँ पे मौजूद है? तो इसकी वजह से भी एक कंट्री की नेशनल पावर मुतासिर हो सकती है. सो द लोकेशन इंश्योर सिक्योरिटी if it is more isolated. For example, इंग्लैंड एंड जापान आइलैंड. अगर एक स्टेट लोकेशन के हवाले से दुनिया से ज़रा सा मुख्तलिफ हो, दुनिया से ज़रा सा मुख्तलिफ इलाके पे आबाद हो, जिस तरह एक जजीरा होता है जिसके लिए रास्ते नहीं होंगे और आपने सिर्फ समंदरी रास्ते से ही उस तक रसाई हासिल करनी है, तो ये उस स्टेट के लिए एक एडवांटेज हो सकती है बनिस्बत उन स्टेट्स के जो कि एक दूसरे के साथ उनके बॉर्डर्स अटैच्ड हैं और ईजिली आप उन स्टेट्स में कंकर कर सकते हैं, वहाँ पे अटैक कर सकते हैं. इसके मुकाबले में वो ममालिक which are difficult to reach because they have a different location, they are island or they are lying in mountainous regions. So these states are difficult to conquer, and therefore it give those states as a stability and they have more national power. Example आपको इंग्लैंड और जापान की दी गई है कि इंग्लैंड as an island was more secure because it was difficult to assess, and same was the case with Japan. Similarly, USA, America, जो कि एक अलग बरियाज़म में एक वाक़या है. कौन से बरियाज़म में वाक़या है? So USA is in North America, and therefore it has a larger distance to travel to reach America. So during World War I and World War II, because US was at a larger distance, therefore the enemy forces cannot reach America and could involved in war with America. So therefore America was saved from the dangers and the destructions of World War I and World War II. And similarly, states which are located in a zones which are very hard to assess. For example, वो states जो कि extremely frigid zone में वाक़या हैं, जो कि दुनिया के सर्द मकाम पे वाक़या हैं, जिस तरह नॉर्थ पोल हैं, जिस तरह साउथ पोल हैं, तो अगर इनके करीब करीब की स्टेट्स वाक़या हैं तो वहाँ पे एक तो जो एनिमी स्टेट है उसके लिए वो फेजिबल नहीं है, ना उसके लिए वहाँ पे कोई अट्रैक्शन है. और इसी तरह वो जो स्टेट्स हैं
तो वो वहाँ पे जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए वहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है. सो दोज states would not like to reach to a country which are in frigid zone, which are in the most cold zone of the world. इसके मुकाबले में वो states जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो वो भी इतनी अपीलिंग नहीं है, मुकाबले में वो states जिनका टेम्परेचर टेम्परेट हो, वो टेम्परेट जोन में वाक़या हों. टेम्परेट जोन वो इलाके हैं जिनका टेम्परेचर पूरे साल तब्दील होते रहते हैं और वहाँ पे मौसम का उतार चढ़ाव मौजूद रहता है. वहाँ पे टेम्परेचर गर्म, सर्द, बहार, ख़िज़ां सारे मौसम अवेलेबल हैं और यही वो रीजन्स हैं दुनिया के, यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया. सो ऑल द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड अकर्ड इन द टेम्परेट जोन, वो जोन जो कि औरों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि वहाँ पे मौसम की शदीद शिद्दत मौजूद नहीं है और इसलिए इंसान वहाँ पे खुश रह सकता है और उनको अपने तमाम नीड्स वहाँ पे बखूबी और ईज़िली अवेलेबल होते हैं. सिमिलरली रीजन्स विद नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, गोल्ड, मिनरल्स, gemstones contributes to national power but are also areas of rivalry and conflict. वो ममालिक जिनमें कुदरती ज़खायर के वाफ़ी ज़खायर मौजूद हों और वो रिच हों इन रिसोर्सेज में, तो वो उस कंट्री के लिए नेशनल पावर का बायस बनते हैं. इसी के साथ यही रिसोर्सेज जंग का बायस भी बनते हैं क्योंकि जो बाकी रियासतें हैं, जो बाकी स्टेट्स हैं, जो बाकी किंग्स हैं या मोनार्क हैं, तो उनको भी वो रिसोर्सेज चाहिए. इसीलिए वो उनको हासिल करने के लिए उन स्टेट पे हमला कर सकते हैं. तो जिसकी वजह से ये जो इलाके हैं, सो दे कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट राइवलरी एंड ग्रेट वॉर्स विच हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू. एंड इवन बिफोर दिस we see that there are frequent wars in these kind of temperate zones. We can see the examples of Middle East, Central Asia, India, Africa, in which we have most of the rivalry and colonies being established here. क्योंकि मिडल ईस्ट में तेल के ज़खायर हैं, इस तरह सेंट्रल एशिया में भी गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं. इस तरह इंडिया और अफ्रीका है जहाँ पे बहुत से कुदरती ज़खायर से मालामाल रियासतें हैं. एंड देयरफॉर दिस रीजन सॉ मोस्ट ऑफ द अटैक्स एंड मोस्ट ऑफ द राइवलरी एंड वॉर्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम. इसी के साथ जो थर्ड एलिमेंट है ज्योग्राफी में, वो है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू व्हाट इज द एक्चुअल लोकेशन एंड द लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. एक जो रियासत है उसका लैंडस्केप कैसा है, क्या वहाँ पे ईज़िली आप पहुँच सकते हैं, क्या वो एरिया ईज़िली एक्सेसिबल है. अगर एरिया ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, सो दिस मीन्स दैट द पीपल लिविंग इन दैट एरिया विल हैव एन एडवांटेज. क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे अटैक करने, तो उनको उस एरिया में रिसाई मुमकिन नहीं होगी या उनके लिए मुश्किल होगी, और जो लोग पहले से वहाँ पे मौजूद हैं वो ईज़िली उन पे हमला कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल्स आप वो इलाके ले लें जो कि या तो ऊंचाई पे आबाद हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन्स हैं, या बीच में रिवर्स आते हैं जिनको अबूर करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या बीच में कोई समंदर आबाद है, कोई जजीरा है. तो ऐसे स्टेट्स को कंकर करना, इस पे हमला करना और काबू करना ज़रा सा डिफ़िकल्ट है. जिस तरह हिमालय रेंज, जो हिमालय की रेंजेस हैं, उन्होंने अटैक ब्लॉक किया है चाइना का और इंडिया का. सो द हिमालयस ब्लॉक अटैक बिटवीन चाइना एंड इंडिया. सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, कि ये ऐसे रीजन्स में आबाद हैं जिन तक रसाई ज़रा सी मुश्किल है. अफगानिस्तान
को अपनी इसी टोपोग्राफी की वजह से हमेशा हिस्ट्री में एक एडवांटेज हासिल हुआ है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के इलाके को कंकर करना और फतह करना मुश्किल रहा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आबाद हैं तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं। तो जो भी कोई हमला करने आता है तो उसको वहाँ तक रसाई में मुश्किलात का सामना आता है। And therefore, this kind of topography give an advantage to the people which are already living there. Similarly, we can take the example of tribal belt at present, and we see that there were problems faced by the US in controlling and fully combating the terrorists which are lying in the tribal belt of Pakistan and in the Afghanistan as well. So these mountainous regions and the topography gave them advantage. However, with the passage of time and with the advancement of science and technology, the importance of topography has declined a bit. उसकी वजह ये है कि अब sophisticated किस्म के weapons आ गए हैं, अब ऐसे आलात आ गए हैं जो कि easily वहाँ पे आप तक आपकी रसाई पहुंचा सकते हैं। इसी के अलावा आप एयर फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी फ़ौजें पहुंचा सकते हैं। सो द इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इन लोवरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टोपोग्राफी। जिस तरह एयर ट्रैवल है तो आप इजीली एयर ट्रैवल के ज़रिए वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह स्पाई सैटेलाइट्स के ज़रिए आप वहाँ की जासूसी कर सकते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर आर्म्स हैं, इसी तरह गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ऐसे हथियार हैं जो कि ईज़िली आप किसी भी मकाम से अपना टारगेट को सेट करके उन पे हमला कर सकते हैं। तो टोपोग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रा सी कम हो गई है विद द ग्रोथ ऑफ एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In the picture you can see how the frigid zone, how the extreme cold condition is not attractive to other states, and therefore it is not a source of rivalry and wars. इसके मुकाबले में टेम्परेट जोन में जहाँ पे आपको ज़खायर मिलेंगे, कुदरती ज़खायर मिलेंगे, आपको पानी वाफिर मिकदार में दस्तयाब होगा, जहाँ पे जंगलात मौजूद हैं, जहाँ पे लैंड इरिगेटेड है। सो दीज एरियाज आर अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर अदर स्टेट्स एंड देयरफॉर इट्स अ सोर्स ऑफ राइवलरी। द फोर्थ स्टेट इन द नेशनल पावर एलिमेंट इज नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल। रिमेंबर, एक रियासत के जो लोग हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनके जो कैरेक्टर की एबिलिटीज़ हैं, this is also a source of strength for national power. Let's see how it gives strength to the national power. So the quality of population contributes to national power. According to Morgenthau, the degree of determination with which a nation supports the home and foreign policies of its government in time of peace and war. नेशनल कैरेक्टर जो एक कौमी किरदार है, तो मर्गिंतो के मुताबिक ये वो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन है जब कौम अपनी गवर्नमेंट का, जब एक कौम अपनी रूलर्स का ऐसा सपोर्ट करती है इन द टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, सो इट गिव्स सपोर्ट टू देयर गवर्नमेंट। इट्स दैट हाई डिग्री ऑफ कोऑपरेशन, इट्स दैट हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट जो लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ अंदरूनी मामलात में बल्कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी वो अपनी गवर्नमेंट का दिफा करते हैं और उनको पूरी सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाती है। अगर किसी कंट्री में एक गवर्नमेंट और उसकी आर्मी बहुत भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन उसको अपनी लोगों से सपोर्ट हासिल ना हो, तो उसकी वजह से उनकी जो फ़ौज है उनका मोरल नीचे चला जाता है, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन बी ईजिली कंकर्ड। बट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल and support from all the strata in the society
will make the government more strong. So the national character of the people and their support for their government is very, very important. The people, if they have a good national character, if they have a high standard of morale, so they will keep their national interest above their personal interest. वो अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, बल्कि वो कौमी मफाद को ज़्यादा अहमियत देंगे. वो अपनी ज़ाती अना और ज़ाती मफाद को कुर्बान कर देंगे अपनी कौमी मफाद के ऊपर. और इसी तरह ही मजबूत कौमें दुनिया में अपना ऊंचा मकाम हासिल करती हैं. Similarly, the nation which has a high degree of moral character and high degree of national and stable character, they exhibit high spirit of loyalty. अपने वतन के साथ ज़्यादा attached होना, हुब्बुल वतनी का सबूत देना. They have a high degree of courage because they do not become fear and they have a greater sense of determination. They are brave and they support their governments. Similarly, they have a high degree of patience. सब्र करते हैं, जो तकलीफ़ें उन तक पहुंचती हैं उस पे भी सब्र करके अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं. And similarly, these nations have a high degree of discipline. They sacrifice their own materials, they sacrifice their own property, even they sacrifice their own lives for their country. And as a result, these countries and these nations are very strong and they exhibit a high degree of unity. And we know unity is strength, unity provides power. तो लोगों का नेशनल कैरेक्टर, उनका जो कौमी किरदार है और उनका जो अखलाकी मयार है, so they are a source of national power to a particular state. This provides strength to the government to pursue its policy nationally and internationally. So the government becomes strong because its people are always after it and the people are supporting their policy. The European countries, remember that they have established colonies throughout the world. They have controlled so many regions of the world. Why they were powerful? Why the European countries were so much powerful? Because their people have a high degree of national character. They were educated, they were vigilant, they have a good quality, they have a high degree of patience, and they would keep their national interest above their own personal interest. And as a result, they were able to establish colonies not in Asia but also in Africa as well as Latin America. So these countries should be respected because of the national character of the people there. The fifth element in the national power is economic development. Remember, economic development is also a very strong element in the national power. What economic development do? Economic development provides state with sufficient funds and material and physical infrastructure to defend itself. अगर एक मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो, अगर उन्होंने अपनी माशी तरक्की में अपने आप को मजबूत किया हो, तो ऐसी कौमें और ऐसी रियासतें बहुत मजबूत होती हैं. इसीलिए कि if a country has a good economic standing, if it is economically stable, तो उस कंट्री के पास ज़्यादा फंड्स होंगे. ज़्यादा फंड से उनके पास ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल होगा और it can import its own needs. And therefore, with this sufficiency of funds and with this excess of material, it can develop its physical infrastructure and make itself more strong and make itself more stable. So remember, economic development provides you with the necessary tools. It gives you and it assists you with all the means and all the things that a country needs, which are successful for stability. Similarly, if these resources are there, remember its utilization is also very important. The resources should be properly utilized
for economic development. अगर एक कंट्री में रिसोर्स भी मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकती जब तक वो उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है, जब तक वो उसको रिसोर्सेज को निकाल के उसके ऊपर मेहनत करके उससे अपने लिए पॉजिटिव बेनिफिट्स नहीं निकाल सकती, उस वक्त तक वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसके एग्जांपल मैं आपको ब्राज़ील की दे सकता हूँ कि ब्राज़ील हैज़ अ वेरी लार्ज natural and forest resources, but as long as they are not exploited, so they were of no use for Brazil. So first of all, these resources should be properly utilized to give its benefit in the form of economic development. Similarly, for economic development, a state requires chain of industries, expert scientists, skilled and trained manpower, better organization and working environment, efficient managerial skills, and the same many others. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्सेज का हासिल काफ़ी नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ यू रिक्वायर इंडस्ट्रीज, बिकॉज यू हैव टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। तो आपको इंडस्ट्री चाहिए होंगे। जिस तरह यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने यूरोप की पावर को काफ़ी बढ़ाया, तो इसी तरह वी नीड इंडस्ट्रीज सो दैट द रिसोर्सेज शुड बी एक्सप्लॉइटेड एंड दे शुड बी पॉलिश्ड एंड दे शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इसी के साथ वी नीड एक्सपर्ट साइंटिस्ट, वी नीड मोर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ताकि वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपने एक्सपर्टीज को यूज़ करके अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ इंडस्ट्रीज़ में हमें ट्रेन मैन पावर भी चाहिए होंगे, बिकॉज वी हैव टू ऑपरेट इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय ट्रेन्ड मैन पावर। तो जो हमारे लेबर्स हों, दे शुड आल्सो बी ट्रेन्ड, दे शुड आल्सो बी स्किल्ड, एंड देन दिस विल रिजल्ट इन अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जो इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, उनको बेहतर तरीके से चलाना भी है। तो लिहाजा द बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो उनका माहौल है, उनको भी बेहतर करना है, ताकि लोग और जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो दिल लगा के काम करें, वो अपनी जान लगा के काम करें। एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट दिस कमिटमेंट एंड दिस प्रोफेशनलिज्म विल हेल्प in achieving more products and greater products. As a result, the whole industries would progress, and which would also mean that the country would be developing economically. Similarly, the country should also try that the raw materials are transformed into finished products. अगर एक कंट्री के पास रॉ मटेरियल काफ़ी है और वो सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करे, तो ये उस कंट्री के लिए बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि जो उसके रॉ प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके ख़ाम ज़खायर हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए अपने मुल्क के अंदर ही। उनके लिए इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएं और वहाँ पे उन ज़खायर को फिनिश प्रोडक्ट्स में, उनको इम्प्रूव प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें उनसे बन सकती हैं, वो बना के एक्सपोर्ट करें, तो जिससे ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। और अगर जिस तरह इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में हुआ कि यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, दे वर इम्पोर्टेड टू द यूरोपियन कंट्रीज एंड फ्रॉम देयर इट वर अगेन सेंड बैक in the form of finished products, and therefore we have to buy our own products at a very high rate. It was not a source of economic development for our country. इसलिए एक स्टेट को उसी रॉ प्रोडक्ट के साथ साथ उनके लिए इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, ताकि उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। Similarly, European and developed countries, as I have already mentioned, so they were exporting these finished materials, these finished products back to their colonies,
and therefore were earning high from those colonies. Increased productivity and export of surplus production will also increase economic development. एक तो एक कंट्री की अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करना है, इसी के साथ साथ स्टेट ने ये भी कोशिश करनी है कि वो सरप्लस प्रोडक्शन करे, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ताकि जो उस मुल्क की नीड्स हैं उनको मुकम्मल करके बाकी जो एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर ममालिक बेच के उनसे कीमती ज़र मुबादला को हासिल किया जा सके. So these steps would help us in better economic development of states, which will also contribute to the national power. Then our next element which can increase national power is leadership. Remember, leadership is again very important because it's a leader who is responsible for all the efficiency of the states. The question is, what is a leader? एक leader क्या होता है? कौन होता है? How will you identify a leader? And what are the attributes of a leader? J. A leader, more simply, you would say, is a person who leads, and the followers are after the leader. एक ऐसा बंदा, एक ऐसी शख्सियत जो कि आगे चलता है और उसके पीछे बाकी लोग चलते हैं, तो जो आगे चल रहा है, he is a leader. And remember, he is not a person who compels other to lead. वो औरों को अपने पीछे मजबूर नहीं करता, वो खुद करता है और लोग खुद अपनी मर्जी से उसको फॉलो करते हैं. So this is what is the quality of a good leader. Remember, without a leader, the people is like a mob. अगर लीडर नहीं है तो जितने भी लोग हैं, group of people है, they are not organized. So they are like a crowd. वो एक हजूम की तरह हैं. उनके पास एनर्जी तो बहुत है, लेकिन एनर्जी को अब पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते. उनको पॉजिटिवली यूज़ करना है तो लीडर की ज़रूरत होगी है, क्योंकि लीडर ही रास्ता बताएगा, लीडर ही वो तमाम एनर्जी लोगों की कंबाइन करेगा और उससे पॉजिटिव बेनिफिट लेगा. सो अ लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही मेक्स important decisions which can result in victory or defeat, because a leader has to take the lead, he has to set directions, he has to lead all his followers, therefore his decisions are very important. If the leader is good, remember, he will take good decision, and when he takes good decisions, it can result in victory, it can result in success. लेकिन अगर leader good nahi hai, if a leader is not a good leader, if he doesn't have that particular potential and he is just leading the people because he has got something else through which he is guiding the people, and therefore his decisions will not be good, and therefore the decisions of that leader will result in ultimate frustration and defeat. Therefore the selection of leader is also very important. A leader may be physically weak, but he is mentally very strong. He possesses a very high standard of excellence. He has a good moral standing. He has a good intellectual capacity. And therefore he drives the people through his mind power. His physical power is very less. Remember, एक अच्छा leader ultimately लोगों को एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को चैनलाइज करता है, उनमें एनर्जी बढ़ता है, सिर्फ इसलिए कि बिकॉज ही हैज़ अ वेरी हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हिज माइंड पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हिज फिजिकल पावर इज़ और मे बी वेरी लेस. ही डजंट ड्राइव द पीपल विद हिज फिजिकल फोर्स, ही ड्राइव्स देम विद हिज इंटेलेक्चुअल फोर्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ गुड लीडर आल्सो possesses strength of character. He has high energy. वो खुद काम करता है, वो अपनी थकावट का इजहार नहीं करता. He has the greater wisdom.
he has a prolific knowledge, उसके पास इल्म की भरमार है, वो इल्म रखता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है, जुर्रत है, बेबाक है, नडर है, विल पावर रखता है, अपने फैसले पे अमल करता है, अपने फैसलों को हर वक्त तब्दील नहीं कर रहा होता, बल्कि वक्त की नज़ाकत के साथ उसमें तब्दीली ला सकता है, लेकिन टारगेट्स उसका वही है जो उसने सेट किया है. सो दिस काइंड ऑफ ट्रेट्स of a leader can help in achieving the goals of the organization or the goals of a state and can easily contribute to national power. Remember, एक state में leader ही सब कुछ है. अगर leader बेहतर है, so the state becomes strong. We see that in the history, when we are giving examples of powerful states, we also give the example of the leader who was present in that particular time. जिस तरह आपको खुद नज़र आ रहा है, आप जितने भी पावरफुल स्टेट्स हैं, जब उनकी एग्जांपल लेते हैं तो साथ में उस लीडर की एग्जांपल भी लेते हैं. अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे. बट इन ए लीडर, रिमेंबर, द लीडर कैन बी पॉलिटिकल एंड मिलिटरी. लीडर पॉलिटिकल भी हो सकता है. ही विल बी अ किंग, ही विल बी अ प्रिंस, ही विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, ही मे बी अ प्रेसिडेंट. Or the leader can be a military leader, he can be a general, he can be a commander. Remember, both types of leaders are important, and if a leader has both the properties, then that's even very good. In these pictures, you can just see a few examples of a leader. In one of the picture to your right, you can see that the leader, who's basically red in color, and the followers are blue in color. So the leader is leading, he is giving direction, he is the steering wheel. वो अपनी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को, इस पूरे ग्रुप को ड्राइव कर रहा है. वो आगे है, फॉलोअर्स उसके पीछे हैं, and he will lead the followers to success. Remember, leaders are not only important in humans, even they are also existing in animals and in birds as well. Just some interesting pictures are shown here, in which in the first picture to the and the top picture to the left, you can see how the bird is taking the lead and the other birds are flying after him. So you can see that how the leadership is even required and is asked by the bird as well. In the next picture, you can see how again the example of a leader is there, and the leader, it says, don't tell you what to do, they show how it is done. So that leader is following, that leader is leading, and the others are following, and they see how the leader does it, and then they would also follow in the same, and this would achieve the target. A good leader infuses spirits, it provides direction, it set examples for followers. जिस तरह भी हमने इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह एक लीडर पहले काम खुद करता है और फॉलोअर्स उसको फॉलो करके उस मकाम तक पहुंचते हैं. He unites the strength and helps in achieving the targets. A leader boosts national character and morale during crisis, while followers would blindly follow. Remember, in crisis and in the situation of wars, a leader role is very, very important, because it is the leader who boosts the national character, who provides strength to his country as well as to his army, and he leads while the other follow. He has a high degree of morale, and he also infuses that high spirit in the follower as well. And then the followers follow the leaders because they have a trust in their leader, and they follow him because they think that only the leader can save them and they can lead them to success. The examples are that President Wilson during World War I,
He was the President of United States during World War I, and through the efforts we see that the US and the Allied forces were successful. Similarly, the President of United States during World War II was Roosevelt, and again his determination and his courage resulted in the victory of United States and its allies again. Churchill was the Prime Minister of UK during World War II, and he was working along with Roosevelt and were fighting against Germany. Stalin, who is Stalin? Stalin was the Russian president during World War II, and he was also a very great leader and was striving with United States and UK to stop the World War. Hitler was the leader of the Nazi Party during World War II, and he was the military commander, and he was the supreme commander, and he was the leader of Germans during World War II. Although he may not be good for other countries, but for his country and for his army and for his people, he was a great leader, and they would blindly follow and they would blindly obey whatever Hitler would say. Mussolini, who's Mussolini? Mussolini was the Italian leader. He was the leader of the fascist party, and he was leading again and was fighting with Europe, which means he was fighting with UK and United States, and was on the side of Hitler. In Jinnah, as you can see that through his efforts and through his leadership, we finally achieved Pakistan. It was again that tremendous spirit of leadership in Jinnah that Pakistan was possible on the map of Pakistan. In the picture, there are some images of the great leaders. To left top, you can see Jinnah, and the bottom left, you can see the Russian President Joseph Stalin. To the right of your screen, the top right screen, you can see Hitler, who was the German leader. And below Hitler, you can see Mussolini, also written with the name. And then the other picture is Sir Winston Churchill, who was the British Prime Minister during World War II. The seventh element in the national power is diplomacy. What is diplomacy? According to Morgenthau, on the importance of diplomacy to the national power, Morgenthau says, diplomacy is the brain of national power. Diplomacy is so strong element of national power that it can be regarded as the brain, क्योंकि diplomacy से आप सोचते हो, आप act करते हो. So this is that wisdom. It is the brain of national power. So it is a great strength of national power. By diplomacy, we need to know how skillfully and convincing the national interests are pursued by government officials. Remember, a good diplomacy is that diplomacy which achieves national power and which achieves national interest in the best possible manner. तो डिप्लोमेसी वो हथियार हैं, वो कन्विंसिंग फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स है, और वो निगोसिएशंस है, वो बातचीत का तरीका है जिससे एक स्टेट अपने कौमी मफाद को हासिल करता है विदाउट रिजोर्टिंग टू वॉर. तो बगैर किसी जंग के वो अपने डिप्लोमेसी से, अपने स्किलफुल तरीके से अपनी मकासद को हासिल कर लेता है. सो रिमेंबर, इफ द स्टेट हैज़ अ गुड डिप्लोमेसी, it will achieve a very great national power because it can win friends, it can win international support for its policies, and therefore other states would be following him or would become its friend. अगर एक कंट्री की डिप्लोमेसी सही नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी वीक है, तो वो अपने जेन्युइन इंटरेस्ट की भी हिफाजत
सही तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई स्टेट अपनी डिप्लोमेसी को टैक्टफुली चलाए और अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर तरीके से निभाए, so it can easily win friends, and most of the countries of the world would be supporting that country, and as a result that country can be a powerful country. So it wins friends and favorable alliances are made because of good diplomacy. The diplomacy, you can easily pursue national goals with least resistance. तो जो भी कौमी मफाद हैं किसी भी स्टेट के, तो अपने डिप्लोमेसी के ज़रिए वो अपने इन्हीं गोल्स को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है बग़ैर ज़्यादा मुज़ाहमत के या बग़ैर किसी मुज़ाहमत के। सो द डिप्लोमेसी अचीव्स टारगेट्स विद लीस्ट रेजिस्टेंस, विद लेस अपोजिशन। Similarly, improved and fast means of communication, the diplomacy has lost its importance in today's world. इसका मतलब क्या है? डिप्लोमेसी पिछले वक्त में काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट था। आजकल के दौर में इसमें ज़रा सी कमी आई है, इसके पावर्स में कुछ तख़फ़ीफ़ हुई है। आखिर ये पावर में कमी क्यों आई है? इसकी मेन वजह इम्प्रूव्ड एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि वक्त के साथ साथ डिप्लोमेसी की जो पावर्स हैं वो कम हो गई हैं। आजकल डिप्लोमेट्स अपनी पावर को अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनको मुसलसल अपनी गवर्नमेंट के साथ राब्ता रखना पड़ता है और उन्हीं से मशवरे लेने पड़ते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आजकल डिप्लोमेट्स की पावर्स कम हो गई हैं, क्योंकि आजकल ओपन डिप्लोमेसी का ज़माना है और हर डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस को कवरेज दी जा रही होती है, जिसकी वजह से डिप्लोमेसी की पावर्स कम हो गई हैं। आजकल डिप्लोमेट्स को डिग्निफाइड क्लर्क्स या मुअज़्ज़िज़ क्लर्क कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनको अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए मशवरे दिए जाते हैं या जो उनको राय दी जाती हैं। Dear students, we are finished with the today's lecture. Before we stop, let us have a summary of today's lecture. Dear students, in today's lecture, we started our lecture with power and the national power. And we defined what is national power, that it is the capacity of a state to influence the behavior of other states according to its own will. किसी दूसरी स्टेट्स की पावर को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करना और उन पे असरअंदाज होना, this is called national power. And we started our lecture with the elements or the components of national power. And we discussed how geography can be a source of national power. In this, we discussed that the area of a country, the area of a state can be a source of national power. If the area is large, remember it can provide more resources. It can sustain a larger population. ये एक बड़े आबादी का जितनी भी ज़रूरियात हैं उनके नीड्स का और उनकी फैसिलिटीज़ को बेहतर तरीके से मीट कर सकता है। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि ज्योग्राफी में उसकी लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक कंट्री या एक स्टेट दुनिया से कट ऑफ है तो वहाँ तक रसाई डिफ़िकल्ट है, जो कि उसकी वजह से उस स्टेट की नेशनल पावर बढ़ सकती है, वो अपने आप को ईज़िली डिफेंड कर सकता है बनिस्बत उन स्टेट्स के जो कि एक दूसरे के साथ उनकी बाउंड्रीज मिलती हैं और ईज़िली वहाँ पे दूसरी फ़ौजें दाखिल हो सकती हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो स्टेट्स टेम्परेट जोन में वाक़या हैं तो वो उन स्टेट्स के लिए एक पावरफुल ज़रिया है एंड दे कैन ईज़िली increase their powers because they have many resources. But again, these regions are a source of constant tension and constant conflicts, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर states easily वहाँ पे असरअंदाज हो सकते हैं, वहाँ पे हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे states
ज़्यादा मकबूल हैं, ज़्यादा पुरकशिश हैं बाकी स्टेट्स के लिए। इसी के साथ हमने नेशनल कैरेक्टर और मोरल को भी डिस्कस किया कि किस तरह एक स्टेट की नेशनल कैरेक्टर, जो वहाँ के लोगों का एक कौमी किरदार है और जो उनका मोरल है, सो इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द कंट्री, बिकॉज they can easily support their country, they can provide cooperation, and they can bear all whatever is the government doing, and therefore the country would be strong if the people are very determined, if the people have a high sense of character, if they have a high degree of patience, if they can keep their personal interest above national interest. So this means that the national target can be easily achieved, and the people have a high degree of sacrifice for their country as well. Then we discussed that the economic development of a country is also responsible for the national power. जितनी एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू सस्टेन इटसेल्फ and to make itself strong. लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास इंडस्ट्रीज भी आनी चाहिए. वी शुड हैव अ बेटर नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रीज, वी शुड हैव ट्रेन मैन पावर, and with that we should have better organization skills. Otherwise economic development cannot be achieved. So with these kind of sources we can easily achieve economic development. Then we discussed about leadership, that leader is the brain of national, is the one of the important element of national power. It helps the country and it helps the people to achieve the target in the most efficient manner. It sets the targets, it achieves the target, and the leader leads while the followers follow. A good leader possesses good qualities of leadership. He has a strong determination, he has a strong sense of moral character, he has a sense of good sacrifice, he has possess intellectual capacity, he has greater wisdom. तो इन तमाम abilities की वजह से he can easily take good decisions, and through his decisions, remember, would lead to success and the victory of the nation. And then we discussed about diplomacy, how the diplomacy can be a source of national power. Even according to Morgenthau, diplomacy is the brain of national power. And in this diplomacy, remember, if a state can easily negotiate, if there are tactful diplomats, they can easily put their demands in such a way that are convincing and that can be easily accepted by other states. तो diplomats काफ़ी important हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी countries के जो national interest हैं वो हासिल करने हैं through negotiations. अगर वो अच्छे तरीके से बातचीत करें, tactful तरीके से बातचीत करें, तो वो अपने states के जो कौमी मफाद हैं उनको बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं. अगर डिप्लोमेट्स अच्छे नहीं हों, so this means that they cannot defend their national interest, and sometime it result in losing friends. A good diplomacy can win friends, it can win alliances, it can get support of different sections of people and different sections of international society. As a result, can win public opinion in the favor of its state. लेकिन diplomats का रोल आजकल के ज़माने में कम हो गया है. They were powerful in the old states when the communications were not so strong. तो इसीलिए वो अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काफ़ी फ़ैसले खुद कर सकते थे, क्योंकि स्टेट्स के बीच में काफ़ी फासला होता और कम्युनिकेशन पे टाइम लग जाता. लेकिन आजकल के ज़माने में चूँकि कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हो चुका है, so the states can easily interact with other states and can easily negotiate, and the officers and the government can easily communicate through their diplomats and can ask them and can help them and can guide them in different types of affairs. Therefore, the diplomats cannot take now major decisions by themselves. They have to rely
on their government, and therefore they have to keep constant contact with their foreign office, जिसकी वजह से आजकल के डिप्लोमेट्स को डिग्निफाइड क्लर्क्स कहा जाता है और उनकी पावर्स कम हो गई है. लेकिन इसके बावजूद still, if the diplomats are good and the demands are put through convincing negotiations, remember, diplomacy can also win friends, it can win alliances, it can mold public opinion, and therefore can be a source of national power. With this, we come to the end of today's lecture. I hope you understand the elements of national power. I wish you best of luck. Allah Hafiz.